आता है हमारे पास हियर से एविडेंस। ओके, अभी हियर से एविडेंस क्या होता है देखो। अभी मैंने आपको बोला था कि अभी ए ने देखा कि बी ने सी को गोली मार दी और सी मर गया। अब ए आया, उसने आके अपनी वाइफ को बताया कि मैंने देखा बी ने सी को गोली मारी। अब वाइफ ने आगे अपनी सिस्टर को बता दिया, ठीक है। तो सिस्टर आगे मान लो कोर्ट में बोले कि ए ने बी को देखा सी को गोली मारते हुए, या सिस्टर आगे कोर्ट में बोल दे बी ने सी को गोली मारी, तो ये क्या हुआ? ये एक तो हियर से हो गया, है ना, इसका बोलना हियर से हो गया। वाइफ बोले कि मेरे हस्बैंड ने देखा बी ने सी को गोली मारी, तो ये क्या? ये भी हियर से हो गया। अब ए कोर्ट में आके बोले मैंने देखा बी ने सी को गोली मारी, तो ये डायरेक्ट हुआ। इसका और इसका ये हो गया हियर से। और हियर से होता है क्या? सुनी सुनाई बात ना, यही होता है हियर से एविडेंस। खुद तो उसने देखा नहीं, किसी और से सुना है, तो ये चीज़ हो जाती है हियर से एविडेंस। अब 2 बेसिक रीजंस होते हैं फॉर निगेटिंग हियर से एविडेंस कि हम इसको क्यों नहीं एक्सेप्ट करें। सुनने में तो ऐसे लग रहा है कि हाँ वो झूठ तो ना बोलेगी, वो उसका हस्बैंड उसको बता रहा है, वो झूठ तो ना बोलेगी। बट 2 रीज़न होते हैं, 2 रीज़न हम इसको क्यों नहीं एक्सेप्ट करते। नंबर फर्स्ट रीज़न होता है हमारे पास कि जो पर्सन एक्चुअली आया है ना, द पर्सन हु एक्चुअली सॉ इज़ नॉट प्रेजेंट फॉर क्रॉस एग्जामिनेशन। तो जो ए था, ए का तो क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हो पा रहा है, उसकी वाइफ का क्या हम क्रॉस एग्जामिनेशन करें? उसकी वाइफ को क्या बोले हम कि गोली मारी थी, कहाँ पे गोली मारी थी, पाँव में मारी थी या सर में मारी थी, उनके बीच में कोई लड़ाई हो रही थी कि नहीं हो रही थी, क्या हुआ था? अब वाइफ कैसे पता है? वाइफ तो बोले कि मेरे हस्बैंड ने देखा। तो क्रॉस एग्जामिनेशन यहाँ पर नहीं हो पा रहा है वाइफ का। एक तो फर्स्ट ये, या वाइफ के सिस्टर का नहीं हो पा रहा है क्रॉस एग्जामिनेशन, तो नेगेट करने का हमारे पास फर्स्ट रीज़न ये हो जाता है कि क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हो पाता। ये क्या करता है? ये इट इज़ अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, है ना। नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल ये बोलता है कि क्रॉस एग्जामिनेशन तो होना ही होना चाहिए, इसलिए हम इस चीज़ को नेगेट कर देते हैं। फर्स्ट रीज़न ये है। सेकेंड है हमारे पास वेन एवर देयर इज़ अ कम्युनिकेशन देयर आर चांसेस ऑफ मैसेज डिस्टॉर्शन, है ना, मैसेज डिस्टॉर्शन। अब मैसेज डिस्टॉर्शन कैसे होता है? जैसे कि आपने ए ने वाइफ को बोला अपनी कि देखो बी ने सी को ना गोली मारी थी, टांग में मारी थी, बट वो ना उसको शायद थाई में लग गई और वो मर गया। वाइफ आगे बोल रही है कि अपनी सिस्टर को कि मेरा हस्बैंड तो बता रहा था कि बी ने सी को पेट में गोली मारी और उसके दिमाग में लग गई। तो ऐसे वो चीज़ें डिस्टॉर्ट होती रहती हैं आगे से आगे। अब ये मैं क्यों बता रही हूँ, वो ऐसे मत समझना गोली मारना तो गोली मारना होता है। ये भी डिपेंड करता है कहाँ पे गोली मारी है, उससे भी डिपेंड करता है कि आपका इंटेंशन मर्डर का था कि नहीं था। इसलिए मैसेज डिस्टॉर्शन जो होता है उसके ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए हम हियर से एविडेंस को ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करते, है ना, मतलब निगेट कर देते हैं। अब मैसेज डिस्टॉर्शन होता है ना, वो कभी कभी चाइनीज़ विस्पर की तरह होता है, कभी कभी तो विलफुल होता है, उस पर थोड़ा सा ट्यूटरिंग कर दो आप, सॉरी। जैसे अब मैं आपको कुछ बात सुना रही हूँ, आप उसमें 2 बातें मिर्ची लगा के आगे बता दो, ये ट्यूटरिंग हो जाती है। या फिर नॉट विलफुली आपने ऐसा हो जाता है कि यार मैंने जानबूझ के नहीं किया, बट वो अपने आप से कुछ बात उसमें जो उसको समझ आया उसने अपने आप से ऐड कर दिया। जैसे कि मान लो चाइनीज़ विस्पर है, चाइनीज़ विस्पर में फॉर एग्जांपल मैं आपको ये बोलती हूँ कि एक ईडियम तो नहीं, सॉरी, एक टंग ट्विस्टर है, टू विच इज़ वॉचिंग अ वॉच विच वॉच। तो आपको वो अगर मान लो आपसे बोला ना जाए, वो आप आगे बोलो टू विच इज़ वॉचिंग 3 वॉच एंड वन ऑफ देम परचेज्ड अ वॉच, ऐसे बोलो, है ना। तो वो विलफुल नहीं होता, अपने आप से भी कोई गलती से कर देता है, ये भी चांस होता है। तो 2 बेसिक रीज़न होता है हम क्यों हियर से एविडेंस को एक्सेप्ट नहीं करते। फर्स्ट क्योंकि हम उसका क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं कर पा रहे उस बंदे का जिसने देखा है, वो नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है। और सेकेंड है हमारे पास मैसेज डिस्टॉर्शन के चांसेस होते हैं। अब क्या होता है, हाउएवर देयर आर सर्टेन कंटिजेंसीज वेयर वी हैव टू अलाउ हियर से एविडेंस। अब कहीं कहीं पे ये वाला जो मैंने आपको बोला था ये डिस्टॉर्शन था,
मैसेज डिस्टॉर्शन, है ना। अब क्या होता है कि सर्टेन एक्सीजेंसीज ऐसी होती हैं जहाँ पे वी हैव टू अलाउ हियरसे एविडेंस। अब ऐसा भी नहीं कि हियरसे एविडेंस कहीं पे अलाउ नहीं होता है, कहीं कहीं तो अलाउ ही होता है ना, कहीं होता है अलाउ, कहाँ होता है। जैसे कि कभी आपने देखा होगा डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में, कभी सुना होगा, नहीं सुना तो मैं बता देती हूँ आपको। क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पे ए है, ये ए है, ये बी है। अब बी ने ए को गाड़ी से उड़ा दिया, बी पहुँच गया हॉस्पिटल। अब ए से पूछा जा रहा है कि आपका ये हालत कैसे हुई, तो ए जो है वो हॉस्पिटल में अपना कॉज ऑफ डेथ बताता है। डाइंग डिक्लेरेशन क्या होता है, बेसिकली मरने से पहले वो अपना कॉज ऑफ डेथ बता देता है। तो कॉज ऑफ डेथ में वो बोलता है कि हाँ मेरे को तो ना उसने गोली मारी, सॉरी गाड़ी चला दी थी मेरे ऊपर, क्या नाम है इसका, बी ने। तो ये क्या हो गया, ये डाइंग डिक्लेरेशन हो गया, मरने से पहले वो बता गया कि क्या उसके कॉज ऑफ डेथ का रीज़न क्या था। तो फिर इसको हम डाइंग डिक्लेरेशन बोलते हैं। अब है तो ये भी ईयर से ही, अब ये तो मर गया है ना, इसने किसी और को बोला होगा, मान लो इसने बताया होगा एम को। अब एम जो है, मान लो एम डॉक्टर है यहाँ पे, है ना, डॉक्टर है या कोई भी पुलिस वाला है कोई भी, तो फिर जो एम जो है वो भी तो सुनी सुनाई बात है ना। ए ने एम को बताया, एम ए तो मर गया, अब एम ने ए की सुनी हुई बात वो कोर्ट में बता रहा है, ये भी तो डाइंग डिक्लेरेशन तो चलो है ही, पर है भी तो ईयर से एविडेंस ना। तो ईयर से एविडेंस कहीं कहीं पे हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं एविडेंस में, ठीक है। बेसिकली ये डिपेंड करता है कि आपको यहाँ पे नेसेसिटी है ना, प्रिंसिपल ऑफ नेसेसिटी, प्रिंसिपल ऑफ नेसेसिटी के बेस पे आप डाइंग डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब ये बताओ कि कौन डिटरमाइन करेगा, हु विल डिटरमाइन, कौन डिटरमाइन करेगा ये, डिटरमाइन करेगा कौन इसे, क्या इसे जज डिटरमाइन करेगा? नहीं, जज नहीं डिटरमाइन करता ये चीज़ें, ये एविडेंस एक्ट में पहले से लिखी हुई हैं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में पहले से लिखा हुआ है, उसमें जो चीज़ लिखी हुई है आप सिर्फ वो एक्सेप्ट करोगे, जो चीज़ नहीं लिखी हुई है वो आप चीज़ एक्सेप्ट नहीं करोगे। अगर डाइंग डिक्लेरेशन लिखा हुआ है तो डाइंग डिक्लेरेशन एक्सेप्ट होगा, बाकी अदरवाइज जो हियर से एविडेंस हैं जो नहीं लिखे गए हैं वो एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे, ठीक है। तो एज पर इंग्लिश जूरिस्ट there should be no best rule of evidence, there should be no judicial restraint and should be complete judicial discretion, ठीक है। तो ये इसमें ना एक इंग्लिश जूरिस्ट थे, उन्होंने ये बात बोली हुई है कि there should be no best rule of evidence, there should be no judicial restraint and there should be no complete judicial discretion, ठीक है। तो ये उन्होंने बोला था कि ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारे पास कोई बेस्ट रूल नहीं है, एविडेंस नहीं है, हमारे पास कोई जुडिशियल रिस्ट्रेंट नहीं है। जुडिशियल रिस्ट्रेंट क्या होता है? रिस्ट्रेंट होता है रोक दिया गया है, हियर से एविडेंस को आपको एक्सेप्ट करने के लिए रोक दिया गया, तो होना ज़रूरी है ना, रोकना ज़रूरी है, ऐसे तो आप किसी के भी एविडेंस लेते रहोगे। एंड देयर शुड बी कंप्लीट जुडिशियल डिस्क्रिशन, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहाँ पे कंप्लीट जुडिशियल डिस्क्रिशन हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जो वो जज जो है अपने आप से कुछ भी एक्सेप्ट कर रहा है। इस जूरिस्ट का नाम हॉवर्ड्स था, ठीक है, ये एडिशनल नॉलेज है। अब हमारे पास एक सेक्शन है जो बेसिकली जुडिशियल रिस्ट्रेंट की बात करता है रिगार्डिंग रेलिवेंसी, जो कि सेक्शन कौन सा है हमारे पास 3, है ना। सेक्शन 3 जो है, अभी आगे जाके हम पढ़ेंगे इसके बारे में, पर सेक्शन 3 जो है वो जुडिशियल रिस्ट्रेंट लगा देता है ना, रिगार्डिंग रेलिवेंसी की कौन सी चीज़ें रेलिवेंट है, कि कौन सी चीज़ें रेलिवेंट है, वही चीज़ें रेलिवेंट है जो हमने बता दी है यहाँ पे, इसके अलावा कुछ भी रेलिवेंट नहीं है। बट एट द सेम टाइम वी हैव मेनी सेक्शंस गिविंग कंप्लीट जुडिशियल डिस्क्रिशन। अब जुडिशियल डिस्क्रिशन जज भी आपने पढ़ा लिखा के बिठा रखा है ना, उतनी मेहनत करके आया है, तो उसको भी तो थोड़ी सी डिस्क्रिशन दो, तो कहीं कहीं पे उसको डिस्क्रिशन भी दी हुई है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में हमें कहीं पे कुछ चीज़ें लिखी हुई भी दी है, जो लिख दिया गया है उसको जज बदल नहीं सकता, बट जो चीज़ें उसके डिस्क्रिशन में दी गई हैं कि हाँ जज डिसाइड करेगा, वो जज ही डिसाइड करेगा।
तो बेसिकली भारतीय साक्ष्य अधिनियम इज़ अ गोल्डन मिक्सचर ऑफ जुडिशियल रेस्ट्रेंट एंड जुडिशियल डिस्क्रिशन। जुडिशियल रेस्ट्रेंट क्या है, जो कि सेक्शन 3 आपको बोल देता है कि हमने रोक दिया है, तुम जो रेलेवेंट है वही रेलेवेंट है, अपने आप से कोई भी चीज़ रेलेवेंट नहीं हो जाएंगी। बाकी जुडिशियल डिस्क्रिशन के बारे में भी दिया हुआ है। जुडिशियल डिस्क्रिशन होता है कि जज आपका डिसाइड करेगा क्या चीज़ें रेलेवेंट हैं और कौन सी चीज़ें रेलेवेंट नहीं हैं। तो ये आपको दिया हुआ है सेक्शन 168 में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की। ठीक है, सेक्शन 3 बात कर रहा है जुडिशियल रेस्ट्रेंट की और सेक्शन 168 बात कर रहा है जुडिशियल डिस्क्रिशन की। तो हमारे पास जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है वो जुडिशियल रेस्ट्रेंट भी है और जुडिशियल डिस्क्रिशन भी है। जुडिशियल रेस्ट्रेंट इज इन सेक्शन 3 और जुडिशियल डिस्क्रिशन इज इन सेक्शन 168। दिया क्या हुआ है इसमें, इसमें बोला है जो चीज़ें हम बोल देंगे वही रेलेवेंट होगी। ठीक है, रेलेवेंसी पे बात कर रहा है। और जुडिशियल डिस्क्रिशन क्या है कि जो जज है उसके पास डिस्क्रिशन है कि वो क्या पूछेगा। ठीक है, अब ये वाली जो चीज़ है हम आगे जाके पढ़ेंगे। बेसिकली मैं आपको अभी थोड़े थोड़े ना बिल्कुल इंट्रोडक्शन बता रही हूँ कि आगे क्या क्या लिखा है। अभी तो हमारा बेयर एक्ट भी स्टार्ट नहीं हुआ है। एक और चीज़ है हमारे पास, अब हम जल्दी बेयर एक्ट स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, एक चीज़ है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं फॉल्सिस ऊनो और फॉल्सिस ओमनिबस। फॉल्सिस ऊनो इज़ फॉल्स इन ऊनो ओमनिबस। ठीक है, इसको बोलते हैं हम फॉल्सिस 1। फॉल्स इन 1 इज़ फॉल्स इन ऑल। ठीक है, ये मैं आपको लिख के बताऊंगी, पर अभी आगे के लिए है। अभी जितना सा मैं अभी लेक्चर इसको ख़त्म कर रही हूँ यहाँ पे। अगली जो चीज़ है एडमिसिबिलिटी पे बात करेंगे, एडमिसिबिलिटी एंड रेलेवेंसी। इसी पे मैं आपको ये वाला जो हमारे पास लीगल मैगज़िन है ये बताऊंगी। थैंक यू।